तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक टॉपिक आता है पॉलिटिकल रिजीम्स का। और जहाँ तक पॉलिटिकल रिजीम्स की बात है तो पॉलिटिकल रिजीम्स जो है वो या तो डेमोक्रेटिक होती है या अनडेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक होती है। और हमने यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिजीम भी पढ़नी है और डेमोक्रेटिक रिजीम के साथ साथ हमने यहाँ अथॉरिटेरियन रिजीम भी पढ़नी है जो डेमोक्रेसी के बिल्कुल अपोजिट में आती है। तो जहाँ तक इन पॉलिटिकल रिजीम्स की बात है, या तो ये विद द कंसेंट ऑफ द पीपल होगी, डेमोक्रेटिक होगी। अगर ये डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पर पॉपुलर सॉवरेंटी होगी। पॉपुलर मतलब बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल, या वहाँ पर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी या रूल ऑफ लॉ होगा। तो वो प्रिंसिपल्स है, नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है डेमोक्रेटिक रिजीम की। लेकिन कुछ रिजीम्स ऐसी हैं, चाहे डिक्टेटरशिप हो, टोटलिटेरियनिज्म हो, या अथॉरिटेरियन रिजीम हो, या जो टोटली बिल्कुल अपोजिट है डेमोक्रेसी के। उनमें ये जैसे अथॉरिटेरियन रिजीम है या बाकी अनडेमोक्रेटिक रिजीम्स हैं, इनमें बिल्कुल रूल ऑफ लॉ नहीं होता है, या इनमें कोई इक्वलिटी नहीं होती है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। इनमें जो फोर्थ एस्टेट है, जिसको हम मीडिया कहते हैं, वो ज़्यादातर पेड या कंट्रोल्ड होता है या पेड न्यूज़ देता है। इसके अलावा वहाँ पर जो राइट्स ऑफ द पीपल होते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं होता है वहाँ पे। और वहाँ पर एज कम्पेयर टू द राइट्स ड्यूटीज़ का बड़ा अहम रोल रहता है अथॉरिटेरियन रिजीम में। इसके अलावा अथॉरिटेरियन रिजीम में कोई वैल्यू नहीं होता है पब्लिक ओपिनियन का। तो पब्लिक ओपिनियन का वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इस तरह। और वहाँ पर जो पावर होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, वो कोई डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होता है। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दीज पोलिटिकल रिजीम्स वी विल चूज अबाउट अमंग डेमोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। हम स्टार्ट करेंगे अथॉरिटेरियन रिजीम से। और जहाँ तक अथॉरिटेरियन रिजीम की बात है, ये वो पॉलिटिकल रिजीम है जिसमें ये जो पावर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो होती है, या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो होती है इसमें, या जो कंट्रोल रहता है, या तो वो एक पर्सन के हाथ में होगा या वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स के हाथ में। तो सिंगल पर्सन होगा पावरफुल, आइदर ग्रुप ऑफ पर्सन्स होंगे पावरफुल अथॉरिटेरियन रिजीम में। और जहाँ तक अथॉरिटेरियन रिजीम की बात है, इन जनरल यहाँ पर जो पावर होती है वो डिसेंट्रलाइज नहीं होती है, बल्कि सेंट्रलाइजेशन पावर होती है। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अपर हैंड, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड और फ्यू हैंड्स, वो होता है यहाँ पर। एंड प्रेटी लेस रोल ऑफ द पीपल होता है यहाँ अथॉरिटेरियन रिजीम में। तो जहाँ तक अथॉरिटेरियन रिजीम के नेचर की बात है, तो वहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं। लेकिन बिफोर गोइंग टू द जनरल फीचर्स ऑफ अथॉरिटेरियन रिजीम, इन पर्टिकुलर अल्फ्रेड कोबान एक थिंकर है, एक ऑथर है, जिन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अथॉरिटेरियन रिजीम का नेचर बताया है। जिसमें उन्होंने बताया है, सबसे पहली बात जो उसने की है, दैट इज़ वन पर्सन रूल होता है यहाँ पर। जैसे इन जनरल मैंने आपको बताया कंपैरेटिव ये अथॉरिटेरियन रिजीम में जो पावर रहता है, या तो वो एक पर्सन के पास होगा या वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स के पास होगा। तो अल्फ्रेड कोबान ने भी वही बात बोली है, उन्होंने बोला है वन मैन्स रूल, वन पर्सन रूल। इवन अल्फ्रेड कोबान ने आगे चलकर ये भी बताया है, इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन फोर्स और कंसेंट और मिक्सचर ऑफ बोथ। ये फोर्स पे बेस्ड होता है और ये कंसेंट पे भी कभी बार बेस्ड होता है। ये कंसेंट पे कैसे बेस्ड हो सकता है? फोर्सफुल कंसेंट होता है वो, फोर्सफुल कंसेंट होता है वो, या वो मजबूर किए जाते हैं लोग, तब वो अपना कंसेंट वहां पे देते हैं। तो इट इज एट टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अथॉरिटेरियन रिजीम जो होती है इज बेस्ड ऑन फोर्स एंड विद सर्कमस्टेंसेस, कभी कभार वहाँ कंसेंट भी लिया जाता है। या हम इसमें ये कह सकते हैं, जो अथॉरिटेरियन रिजीम होती है, इट इज मिक्सचर ऑफ बोथ फोर्स एज वेल एज कंसेंट, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड कोबान। और कोबान ने ये भी बता दिया है, जो ये डिक्टेटर होता है अथॉरिटेरियन रिजीम को, ये जो सिंगल पर्सन जो पावरफुल रहता है, जो इसका चलाने वाला होता है, ही इज नेवर रिस्पॉन्सिबल टू एनी अथॉरिटी। उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो किसी को जवाबदेह नहीं होता है। सो जो डिक्टेटर होता है अथॉरिटेरियन रिजीम में, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनी अथॉरिटी। इसके अलावा ही इज एंजॉइंग व्हाट ही इज एंजॉइंग, जैसे हमने हॉब्स की स्टेट में देखा, एब्सोल्यूट पावर्स। तो सेम इज द केस हियर। अल्फ्रेड कोबान ने बता दिया, जो अथॉरिटेरियन रिजीम होती है, इसमें जो डिक्टेटर होता है या जो अथॉरिटेरियन होता है, सिंगल पर्सन या फ्यू पर्सन होते हैं, they are enjoying absolute authority, they are enjoying absolute powers, they are enjoying absolute sovereignty। और जहाँ तक रूल ऑफ लॉ की बात है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। there is no value of law is here, no rule of law based principles are here। and as far as the regime is concerned, as far as the rule of the few persons or one person is concerned, there is no fixed tenure, no fixed tenure, no fixed regime is here। तो कोई फिक्स टाइम यहाँ पे
नहीं है अथॉरिटेरियन regime में. So these were the characteristics given by Alfred Coban as far as authoritarian regime is concerned. Number one, one person rule, one man's rule. Number two, it can be based on force, and with circumstances at times it's based on consent of the people, or it can be the mixture of both. इसके अलावा उन्होंने ये भी बता दिया है जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स होती है इनमें जो रूलर होता है वेदर ही इज वन पर्सन और फ्यू पर्सन्स वो डिक्टेटर की फॉर्म में होते हैं, तो वो जो होते हैं वो किसी को जवाबदेह नहीं होते हैं. दैट मीन्स दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनी अथॉरिटी बिफोर देम. Even they are enjoying absolute powers, absolute sovereignty they are enjoying. There is no rule of law, there is no value of law, and also there is no fixed tenure of these very authoritarians. So these were the characteristics of authoritarian regime set forth by Alfred Coban. उसके बाद हम आते हैं जो जनरल फीचर्स है अथॉरिटेरियन रिजीम के. जिस तरह हम डेमोक्रेसी में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वहाँ पर राइट टू या ये जो मीडिया होता है वहाँ पर उसका फ्रीडम रहता है, या अडल्ट फ्रेंचाइज होता है वहाँ पे, वो उसका नेचर है इन जनरल, वो इसके जनरल फीचर्स हैं. तो इसी तरह जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं इनके भी जनरल फीचर्स हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कोबान ने बता दिया इट्स वन पर्सन रूल, वन पार्टी रूल. तो वन पर्सन रूल में यहाँ पर वन पार्टी रूल आता है, और उस वन पार्टी में वन लीडर, वन पार्टी, वन प्रोग्राम. वन लीडर, one party, one program. For example, it was Nazism and fascism. They were authoritarian regimes. In Germany, in Italy, respectively, Hitler and Mussolini were their leaders, respectively, and their program was always one: glorification of war, no peace. They were believers of violence. They were believers of violence as well as force. So वो ग्लोरीफाई वार को कर रहे थे, अमन में वो यकीन कम रखते थे, और इसके अलावा वो बिलीव करते थे फोर्स और वायलेंस में. तो वन पार्टी रूल था वहाँ पे, और वो अपने जो लोग थे उनके, चाहे वो मसोलिनी के लोग थे या हिटलर के लोग थे, they were considering themselves superior to other people. They were considering themselves superior than others. तो वहाँ पर वो वैल्यू भी नहीं देते थे इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन को. तो इसी तरह जो मैं कहता हूँ इन जनरल फीचर्स हैं अथॉरिटेरियन रिजीम के: वन पार्टी रूल, नाजिस्ट पार्टी, फैसिस्ट पार्टी. तो वन पार्टी रूल, इसमें वन लीडर होता है एज वेल एज इसमें वन प्रोग्राम होता है, जिस तरह नाजिज्म जर्मनी में थी और फैसिज्म इटली में थी. नो इंडिविजुअल लिबर्टी इज देयर, नो फ्रीडम इज देयर. इसके अलावा जो मीडिया होता है वो कंट्रोल्ड होता है. जब मीडिया कंट्रोल्ड होता है, यू कांट स्पीक अगेंस्ट अथॉरिटीज. Duties were important. Duties were considered important rather than rights. People were not having rights. They were not enjoying the rights, whether human rights or fundamental rights. But they had to play their roles as far as duties were concerned. They had to sacrifice their lives for the nation. ये अलग बात है, रूलर्स कुछ और थे, रूलर कोई अथॉरिटेरियन था. But people had their duties to sacrifice their lives for the nation, their wealth for the nation. तो वहाँ पर ड्यूटीज इंपॉर्टेंट थी अथॉरिटेरियन रिजीम में रादर देन राइट्स. और जहाँ तक पावर की बात है, व्हेन देयर इज वन पार्टी रूल, वन प्रोग्राम, वन लीडर, देयर इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. होल अथॉरिटी वाज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ मसोलिनी in Italy, and whole authority was vested in the hands of Hitler as far as Germany's Nazist regime was concerned. So centralization was there. Duties were considered much important than rights. और जहाँ तक ये नाजिस्ट या इन जनरल अथॉरिटेरियनिज्म की बात है, दे वर ऑलवेज ग्लोरीफाइंग वार. दे वर बिलीविंग इन दिस थिंग वी हैड टू फाइट अगेन, वी हैड टू फाइट कंसिस्टेंटली. जिस तरह मसोलिनी ने बोला था, एक फ्रेज है वो, जिस तरह मैटरनिटी इज फॉर वुमेन, सेम वार इज फॉर मैन. तो ये मसोलिनी ने बोला था, तो वो ग्लोरीफाई कर रहे थे वार को. और जहाँ तक सुप्रीमेसी की बात है, they were considering their own people, they were considering the people of their own nation as superiors. तो अपने लोगों को वो superior मानते थे, अपने नेशन को वो superior मानते थे, supremacy of the nation, and they were believers in force and violence. वो कोई पीस में एक ही रखने वाले लोग नहीं थे, क्योंकि वो अथॉरिटेरियन रिजीम चला रहे थे. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वाज देयर, ग्लोरिफिकेशन ऑफ वार वाज देयर, no individual liberty was there, duties were considered important, no rights were there for the people, media was controlled. So as far as political parties की बात है, तो वहाँ पर उनका कोई अपोजिशन नहीं था, ना उनका कोई अपोजिशन था. and they were the believers in two things, one is force, another is violence. तो कोई अपोजिशन भी वहाँ पर नहीं थी.
एंड देयर वाज नो वैल्यू टू इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन। तो पेड मीडिया था, कंट्रोल्ड मीडिया था, पब्लिक ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं था, चाहे वो नेशनल लेवल का होता या इंटरनेशनल लेवल का होता। और वो अथॉरिटेरियंस जो थे इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, उनका कोई अपोजिट भी नहीं था, अपोजिशन में उनका कोई नहीं था। एंड दे वर नॉट आंसरेबल टू एनी अथॉरिटी, और कोई इंडिविजुअल लिबर्टी उन्होंने लोगों के लिए नहीं रखा था। और वहाँ पर जो प्रोग्राम था, प्रोग्राम में या आइडियोलॉजी जो थी वो मोस्टली यही डिपिक्ट करती थी, दे वर बिलीवर्स इन वार, वायलेंस एंड फोर्स, एंड देयर वर लेस चांसेस ऑफ पीस इन अथॉरिटेरियन रिजीम। और जहाँ तक बात है अथॉरिटेरियन रिजीम में, तो ये इसके नेचर के बारे में आपने जाना, चाहे अल्फ्रेड कोबान के पॉइंट्स है या इन जनरल पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अथॉरिटेरियन रिजीम के बारे में, वो है इसकी क्लासिफिकेशन। तो दो चार क्लासिफिकेशन मैंने आपको दी है, जिसमें सबसे पहली आती है ब्रायन लाई की और डैन स्लेटर की। ब्रायन लाई और डैन स्लेटर ने जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स दी है, उन्होंने 4 कैटेगरीज की दी है। ब्रायन लाई और डैन स्लेटर ने 4 कैटेगरीज दी है अथॉरिटेरियन रिजीम्स की। जैसे सबसे पहले उन्होंने बोला है मशीन और बॉसिज्म, उसके बाद उन्होंने बोला है जुंतास एंड स्ट्रॉन्गमैन। मशीन एंड बॉसिज्म, जुंतास एंड स्ट्रॉन्गमैन। जो मशीन और बॉसिज्म है, एक में आता है ओलिगार्चिक पार्टी, दूसरे में आती है ऑटोक्रेटिक पार्टी। इसी तरह जो जुंतास और स्ट्रॉन्गमैन है, वहां पर भी ओलिगार्चिक आती है और ऑटोक्रेटिक आती है। अब डिफरेंस क्या है? जहां तक मशीन और बॉसिज्म की बात है, मशीन में आती है ओलिगार्चिक पार्टीज डिक्टेटरशिप, तो मशीन में आती है ओलिगार्चिक पार्टीज डिक्टेटरशिप। तो बॉसिज्म में आती है ऑटोक्रेटिक पार्टीज डिक्टेटरशिप। तो मशीन और बॉसिज्म में पार्टी डिक्टेटरशिप आती है, फिर नेचर ओलिगार्चिक हो या ऑटोक्रेटिक हो। और जो दूसरा है जुंतास और स्ट्रॉन्गमैन, उसमें भी इन्हीं पार्टीज की डिक्टेटरशिप आती है, पार्टीज की नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो नेचर होता है ऑटोक्रेटिक और ओलिगार्चिक, लेकिन पार्टीज नहीं होती है यहाँ पे मिलिट्री होती है। ओलिगार्चिक मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती है जुंतास में, और ऑटोक्रेटिक मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती है स्ट्रॉन्गमैन में। तो जहाँ तक ब्रायन लाई और डैन स्लेटर की बात है, उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटेरियन रिजीम दी है, 4 कैटेगरीज उन्होंने बताई है, जिसमें मशीन आती है, जिसमें बॉसिज्म आती है, जिसमें जुंतास और स्ट्रॉन्गमैन आते हैं। तो जहाँ तक मशीन की बात है, दैट इज ओलिगार्चिक पार्टी डिक्टेटरशिप, बॉसिज्म में ऑटोक्रेटिक पार्टी डिक्टेटरशिप, जुंतास में ओलिगार्चिक मिलिट्री डिक्टेटरशिप, और स्ट्रॉन्गमैन में ऑटोक्रेटिक मिलिट्री डिक्टेटरशिप। तो ये क्लासिफिकेशन दी है ब्रायन लाई और डैन स्लेटर ने। उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन दी है, एक सिंपल सी क्लासिफिकेशन दी है ए.आर. बाल ने, वो भी एक थियोरिस्ट है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का थिंकर है वो। ए.आर. बाल ने दी है जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं, उन्होंने 2 काइंड्स के दी है, ट्रेडिशनल अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट और मॉडर्नाइजिंग या मॉडर्न अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। तो ट्रेडिशनल अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट और मॉडर्नाइजिंग अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। तो आगे चलकर ए.आर. बाल ने ये जो मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्नाइजिंग अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, इसके 2 काइंड्स बताए हैं। वन इज मिलिट्री अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, अनदर इज सिविलियन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। तो जहां तक ए.आर. बाल की बात है, उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दी है जिसमें उन्होंने 2 कैटेगरीज बताई है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। और आगे चलकर उन्होंने जो मॉडर्न अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, उसके भी 2 काइंड्स बताए हैं, वन इज मिलिट्री विंग एंड अनदर इज सिविलियन विंग। उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक और क्लासिफिकेशन आती है जो लिंज ने दी है, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल टोपोलॉजी। 3 डायमेंशनल टोपोलॉजी रिजीम्स की दी है लिंज ने, और उसमें उस 3 डायमेंशनल टोपोलॉजी में उन्होंने 7 टाइप्स ऑफ अथॉरिटेरियन रिजीम्स बताए हैं। तो जहाँ तक लिंज की बात है, इन्होंने 7 टाइप्स बताए हैं अथॉरिटेरियन रिजीम की, जिसमें सबसे पहले आती है ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री अथॉरिटेरियन रिजीम, हम इसको कह सकते हैं। तो लिंज ने जो पहला काइंड बताया है, वो इन्होंने बताया है ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री अथॉरिटेरियन रिजीम, और दूसरा इन्होंने बताया है अथॉरिटेरियन कॉरपोरलिज्म। तो पहला इन्होंने बताया है ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री अथॉरिटेरियन रिजीम, दूसरा जो लिंज ने बताया है वो है अथॉरिटेरियन कॉरपोरलिज्म, और तीसरा इन्होंने बताया है
मोबिलाइजिंग अथॉरिटेरियन रिजीम, तीसरा इन्होंने बताया है मोबिलाइजिंग अथॉरिटेरियन रिजीम, और चौथा इन्होंने बताया है पोस्ट कॉलोनियल अथॉरिटेरियन रिजीम। तो मॉडर्न मोबिलाइजिंग के बाद उन्होंने पोस्ट कॉलोनियल बताया है, और पोस्ट कॉलोनियल के बाद उन्होंने रेशियल और एथनिक डेमोक्रेसीज बताई है। तो रेशियल और एथनिक डेमोक्रेसीज इन्होंने बताई है। इसके अलावा इन्होंने एक और जो इसका सिक्स्थ टाइप है वो है इनकम्प्लीट टोटलिटेरियनिज्म एंड प्री टोटलिटेरियन रिजीम। इनकम्प्लीट टोटलिटेरियनिज्म एंड प्री टोटलिटेरियन रिजीम, ये भी लिंज ने बताया है। और जो आखिरी इन्होंने बताया है वो है पोस्ट टोटलिटेरियन रिजीम। तो इन्होंने प्री टोटलिटेरियन भी बताया है, पोस्ट टोटलिटेरियन भी बताया है। और ये जो प्री टोटलिटेरियन इन्होंने बताया है, इसमें उन्होंने बताया है एक और नाम इनकम्प्लीट टोटलिटेरियनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर टोटलिटेरियनिज्म है, टोटलिटेरियनिज्म के बाद जो आई है रिजीम, दैट इज पोस्ट टोटलिटेरियनिज्म, वो लिंज ने बताई है। और टोटलिटेरियनिज्म के बाद यानी पोस्ट वाली इन्होंने बता दी। और टोटलिटेरियनिज्म से पहले जो प्री टोटलिटेरियनिज्म थी वो भी इन्होंने बताई। तो प्री टोटलिटेरियनिज्म के साथ इन्होंने इनकम्प्लीट टोटलिटेरियनिज्म भी बताई है। इसके अलावा इन्होंने रेशियल और एथनिक डेमोक्रेसीज भी बोला है, पोस्ट कॉलोनियल अथॉरिटेरियन रिजीम्स भी बोला है, मोबिलाइजिंग अथॉरिटेरियन रिजीम्स बोला है, अथॉरिटेरियन कॉर्पोरलिज्म बोला है, और ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री अथॉरिटेरियन रिजीम्स भी बोला है। ये सारे रिजीम्स को आपने याद नहीं रखना है, आपने बस क्लासिफिकेशन याद रखनी है, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा आते हैं वो लिंस के आते हैं या डैन स्लेटर के आते हैं। तो ये आपने याद रखने हैं किसने कौन से टाइप्स बताए हैं। और इसके अलावा मैंने आपको चौथी क्लासिफिकेशन भी बताई है, चौथी क्लासिफिकेशन जो एलमॉन्ट और पावेल की है। तो एलमॉन्ट और पावेल ने दो काइंड्स दिए हैं। उन्होंने बताया है स्टेबलाइजेशनल कंजर्वेटिव अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, स्टेबलाइजेशनल कंजर्वेटिव अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। तो एलमॉन्ट पावेल ने बताया है स्टेबलाइजेशनल के अलावा इन्होंने दूसरा बोला है मॉडर्नाइजिंग। तो स्टेबलाइजेशनल कंजर्वेटिव अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट और मॉडर्नाइजिंग अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। तो स्टेबलाइजेशनल कंजर्वेटिव अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट और मॉडर्नाइजेशनल अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। तो ये दो काइंड्स बताया है एलमॉन्ट और पावेल ने, दो काइंड्स बताया ए.आर. बाल ने, चार काइंड्स बताया ब्रायन लाई और डॉन स्लेटर ने, और 7 काइंड्स अथॉरिटेरियन रिजीम्स के बोले हैं लिंस ने। इसके अलावा हम अथॉरिटेरियन, जहां तक अथॉरिटेरियन रिजीम्स की बात है, हम अथॉरिटेरियन रिजीम्स में ये भी बता सकते हैं इन जनरल इसके दो टाइप्स हैं। इन जनरल अगर हम बात करेंगे, वन इज मिलिट्री डिक्टेटरशिप, अनदर इज इनडायरेक्ट मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मिलिट्री डिक्टेटरशिप जिसमें डायरेक्टली जो होता है मिलिट्री रूल होता है, और दूसरी होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल में क्या रहता है, जो चेयर पे बंदा होता है वहाँ पर कंट्रोल जो रहता है, ठीक है वो नाम का रहता है, लेकिन वहाँ पर जो कंट्रोल रहता है वो मिलिट्री का रहता है। वहाँ पर जो वीटो कर सकती है वो मिलिट्री कर सकती है। तो इन जनरल ये हम कह सकते हैं जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स होते हैं, या तो ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स होंगी या वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल होगा। तो जहाँ तक ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल की बात है, बहुत सारी कंट्रीज़ में ये पास्ट में हुआ है, चाहे ब्राज़ील की बात हो, अर्जेंटीना की बात हो। और मोस्टली जो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल की कैटेगरीज है, इसमें ज़्यादातर वो कंट्रीज़ आती हैं जो लेटिन अमेरिका में है, जो लेटिन अमेरिकन कंटिनेंट में है, चाहे वो अर्जेंटीना हो, ब्राज़ील हो, पेरू हो, यूरुग्वे हो, कोलंबिया हो। तो वो जो लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है उनमें या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल रहता है। और जहाँ तक जनरल सी बात है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप कहीं पर होती है जहाँ मिलिट्री रूल रहता है। इसके अलावा एक और बात है पर्सनल, ये अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो है वहाँ पर बहुत सारी रिजीम्स को कहा गया है पर्सनल रिजीम्स। पर्सनल रिजीम्स को कहा गया है जहाँ पर वो पर्सनल रिजीम्स में क्या होता है, सिंगल पार्टी रिजीम होती है, या वहाँ पर जो रूल होता है वो विद इन फैमिली रहता है, जिसको हम मोनार्की भी कहते हैं इन अदर वर्ड्स एज वेल। तो उसमें सऊदी अरबिया को हम काउंट कर सकते हैं, उसमें हम सऊदी अरबिया को काउंट कर सकते हैं। पर्सनल रिजीम्स जिनको हम कह सकते हैं, तो वहाँ सऊदी अरबिया आ सकता है। इसके अलावा जहाँ तक इन अथॉरिटेरियन रिजीम्स की बात है, तो जो क्लासिफिकेशन मैंने बताई है लिंस और ब्रायन लाई और डॉन स्लेटर की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्लासिफिकेशन आप याद रखेंगे। तो इस सब को देखकर हम कह सकते हैं जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स होती है, ठीक है अगर इसके नेचर में चाहे सेंट्रलाइजेशन हो या रूल ऑफ लॉ नहीं है या ड्यूटीज़ है और राइट्स नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक स्ट्रांग जो गवर्नमेंट होती है वो बनती है,
ये इसका बेनिफिट है। दूसरी बात वहाँ पर ये है, वहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो क्विक होती है। तो स्ट्रांग और पावरफुल गवर्नमेंट होती है सेंटर में, स्टेबल और एफिशिएंट गवर्नमेंट होती है, एब्सोल्यूट पावर्स एंजॉय करते हैं गवर्नमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी वहाँ पर क्विकली होता है, क्योंकि इनको किसी से पूछना नहीं होता है हमने कैसे कहाँ क्या करना है, और ये किसी को जवाबदेह भी नहीं होते हैं। और सोशल रिफॉर्म्स के लिए भी इनकी जो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, तो कंट्री के सोशल रिफॉर्म्स के लिए बड़ा अहम वो साबित होती है। और इसके अलावा चाहे वो नाजिज्म की बात हो, फैशिज्म की बात हो, या बाकी अथॉरिटेरियन रिजीम्स की बात हो, वो हमेशा ग्लोरी एनकरेज करती है जब वो वार में बिलीव करती है। जब वो रिजीम्स वार में बिलीव करती है, दैट मीन्स दे आर एनकरेजिंग द फीलिंग ऑफ पेट्रियाटिज्म। क्योंकि वो वार क्यों करते हैं? सो दैट टू ऑक्यूपाई अदर एरियाज एज वेल, so that to expand their control, so that to expand their territories, so that to expand their territories। और इससे सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म और जो फीलिंग्स ऑफ पेट्रियटिज्म है वो एनकरेज हो जाती है, वो एनकरेज हो जाती है। लेकिन ठीक है, इसके एडवांटेजेस हैं, लोगों का ये हाल नहीं पूछते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, वेलफेयर की ये जनरल में बात नहीं करते हैं। ठीक है, ये वेलफेयर प्रोग्राम्स लेते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, लेकिन लोगों को वहाँ राइट्स नहीं होते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि टोटली अगेंस्ट डेमोक्रेसी, अथॉरिटेरियन है। वहाँ पर जो मीडिया है वो कंट्रोल्ड मीडिया होता है, और यहाँ पर राइट्स नहीं होते हैं लोगों को। इसके अलावा यहाँ पर जो ओपिनियन होता है लोगों का, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और जो पावर्स होते हैं वो सेंट्रलाइज होते हैं। तो सेंट्रलाइज होने की वजह से ही यहाँ पर दूसरे तरीके से जब देखते हैं तो वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या बाकी डेवलपमेंट होती है, पेट्रियटिज्म प्रमोट हो जाती है। इसके अलावा वहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग होती है, और जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और इफिशिएंट होती है, पावरफुल होती है। लेकिन हम यहाँ अथॉरिटेरियनिज्म का क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज टोटली, पहला क्रिटिसाइज, इट इज टोटली अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। अथॉरिटेरियन है तो बिल्कुल ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, और ये हमेशा कंट्री को क्या, इट इज ऑलवेज टेंडिंग, इट इज ऑलवेज लीडिंग कंट्री टुवर्ड्स द वार, लेस चांसेस ऑफ पीस आर देयर। लिबर्टी, जब ये कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, दैट मीन्स देयर इज ऑलवेज एब्सेंस ऑफ राइट्स एंड लिबर्टी फॉर द पीपल। और ये एनकरेज करती है वॉर एंड वायलेंस को, तो ये वार में हमेशा धकेलती रहती है कंट्री को। इसके अलावा यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है टू द एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल, टू द एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल। एंड आल्सो देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी ऑफ रेबेलियन एंड रिवोल्यूशन इन द अथॉरिटेरियन रिजीम्स। क्योंकि रेबेलियन और रिवोल्यूशन के चांसेस क्यों रहते हैं? क्योंकि ठीक है, ये कितने लोगों को फिर मार सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चाहे नाजिज्म की बात हो या फैशिज्म की बात हो, जब वहाँ पर आवाज़ उठेगी अवाम के, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो प्रियम्बल स्टार्ट होता है विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोली, जो भी है, तो रियल पावर जो होता है वो पीपल का होता है। फॉर एग्जांपल, जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स होती है, जब वहाँ वो हद से बढ़ जाएंगे, लिमिट्स क्रॉस करेंगे, तो एक दिन वहाँ रिवोल्यूशन बर्पा हो सकता है। जैसे चाहे वो नाजिज्म की रिजीम थी, या पास्ट में मसोलिनी की रिजीम थी इटली में, या हिटलर की थी जर्मनी में। तो जब लोग ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, जब उनके राइट्स स्लैब किए जाते हैं, खत्म किए जाते हैं, वायलेट किए जाते हैं, तो वहां पर वो यूनाइट होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। दे आर ऑलवेज रेडी टू सैक्रिफाइस देमसेल्व्स फॉर द नेशन, दे आर ऑलवेज रेडी टू सैक्रिफाइस फ्रॉम ऑल लेवल्स, फ्रॉम ऑल एंगल्स। तो वहां चांसेस रहते हैं रिवोल्यूशन के। लेकिन वो रिवोल्यूशन क्यों नहीं होता है फिर? क्योंकि वहां पर जो इनिशिएटिव्स होते हैं, प्लान्स होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है अथॉरिटेरियन रिजीम है, लेकिन वहां पर वो प्रमोट करते हैं डेवलपमेंट, उनकी कोई डिसीजन मेकिंग होती है, तो रिवोल्यूशन के चांसेस है वहां पर। लेकिन जो वहां पर वो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स लेते हैं, वो राइट्स नहीं है लोगों को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है लोगों को, लेकिन जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स गवर्नमेंट अंडरटेक करती है, उसकी वजह से जो आवाज़ है वो रुक जाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। यह अलग बात है, हमें वोट का हक अगर है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, पेड मीडिया है, हमें कोई राइट्स नहीं है, राइट टू स्पीच हमें नहीं है, राइट टू फ्री मूवमेंट हमें नहीं है। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात हो, दे आर प्रमोटिंग डेवलपमेंट, दे आर प्रोवाइडिंग अस एजुकेशन, दे आर प्रमोटिंग द पैट्रियटिज्म for our country, they are unifying our nation, they are extending the territories of our nation। तो वहाँ पर ये चीज़ें जब आती हैं तो रिवोल्यूशन के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन ये क्रिटिसाइज में आता है, रिवोल्यूशन या रेबेलियन के चांसेस रहते हैं, अगेंस्ट डेमोक्रेसी है तो न लिबर्टी है, न राइट्स है। इसके अलावा ये हमेशा कंट्री को धकेलती रहती है वार में। और इसके अलावा इसमें ये भी आता है, इसमें हमेशा या तो वार होता है या वायलेंस होती है, और पीस के चांसेस खासे कम होते हैं। तो ये इसका हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो ये अथॉरिटेरियन रिजीम में आता है। और इस अब दूसरी जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमने पढ़नी है, दैट इज डेमोक्रेटिक रिजीम, एंड वी विल focus on that the day after tomorrow, and tomorrow is going to be test for you people based on MCQs। वो होगा आफ्टरनून में होगा, वो
ऑनलाइन लिंक आपको ग्रुप में आ जाएगी, चाहे व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम का ग्रुप हो। सो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या जो भी हमने पढ़ा है उसमें एमसीक्यूज बेस्ड वो पेपर होगा।